नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड को खोले जाने का कल आखिरी दिन है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अब देखना होगा कि क्या कल हरियाणा सरकार ये बैरिकेड हटाती है या नहीं। आज किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा है कि अगर बैरिकेड हटेंगे तो वो एमएसपी की डिमांड को लेकर आगे दिल्ली कूच करेंगे। बीजेपी पार्टी भी इलेक्शंस को लेकर हरियाणा में सरगर्म हो गई है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में ओबीसी वर्ग की रैली को संबोधित कर रहे थे। वहां पर उन्होंने कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। बता दें कि बीजेपी हरियाणा में ओबीसी कार्ड प्ले कर रही है और इसके जरिए ही सत्ता तक पहुंचना चाहती है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता माने जाने वाले मुकेश सहनी के पिता की उनके घर दरभंगा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनका शव उनके घर से बरामद हुआ है। उसके बाद लगातार देश की राजनीति में भूचाल है, क्योंकि मुकेश सहनी को बिहार में एक बड़ा नेता माना जाता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक शर्मनाक हरकत हुई है। वहां पर एक मुसलमानों की मस्जिद पर हिंदू संगठनों ने जाकर तोड़फोड़ की है। वहां पर उन्होंने भगवा ध्वज भी लहराया है और उस इलाके में मुसलमानों के खिलाफ पूरी एक नफरत का कैंपेन भी चलाया जा रहा है। आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से नौजवान किसान नवदीप सिंह जलभेड़ा को जमानत मिल गई है। नवदीप सिंह जलभेड़ा किसान आंदोलन के बड़े चेहरा हैं। उनको वाटर कैनन बॉय नाम से भी जाना जाता है। उनको मार्च में गिरफ्तार किया गया था और कल उनकी रिहाई के लिए अंबाला में किसानों ने एसपी ऑफिस का घेराव की कॉल भी दी थी। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर जुलाई के मानसून सेशन में शामिल होने की मांग की है। बता दें कि अमृतपाल सिंह ने चिट्ठी डिब्रूगढ़ जेल के एसपी के थ्रू लिखी है और इसको लेकर हम और भी जानकारियां आपको देंगे। तो आज की ये मुख्य खबरें थी। अब इन खबरों का हम विश्लेषण करते हैं और शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि आज शंभू बॉर्डर से आई। शंभू बॉर्डर हम सबको पता कि हरियाणा पंजाब का एक बॉर्डर है, घग्गर नदी के ऊपर बना हुआ है और उस पर 13 फरवरी से लगातार किसान आंदोलित हैं। इस किसान आंदोलन की हम अगर बात करें तो इसके बहुत सारे पड़ाव रहे हैं। उसमें एक पड़ाव ये था कि 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस बुला के, सीआरपीएफ बुला के इन सारे किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लगातार एक सप्ताह तक संघर्ष चलता रहा और 21 फरवरी को एक और बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, जैसे दो बॉर्डरों से किसान आगे बढ़ रहे थे पंजाब हरियाणा के। एक तो जो शंभू बॉर्डर है उसमें ज़्यादातर माझा और जो दुआबा इलाका है वहाँ के किसान थे। बड़ी किसान जत्थेबंदी अमृतसर में जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है स्वर्ण पंदेर वाली, उसके लोग थे, उसके किसान थे। और जो मालवे के किसान थे वो खनौरी बॉर्डर से आगे जा रहे थे। और 21 फरवरी को गोली चलती है, उसमें नौजवान किसान शुभकरण सिंह की डेथ होती है। उसके बाद वो आंदोलन एक हिसाब से एक अलग दिशा पकड़ता है। किसान वहीं पर पक्का मोर्चा लगा लेते हैं और जो शुभकरण सिंह की शहादत को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग उठती है और भी बहुत सारी तहें इस आंदोलन की खुलती हैं। लेकिन हम सबको पता है कि फिर जो 18वीं लोकसभा का आम चुनाव है वो आ जाता है और अप्रैल, मई, जून महीने भारत में इस जो लोकसभा के चुनाव थे उनमें बीत जाते हैं और किसान बॉर्डरों पर ही बैठे रहते हैं। आंदोलन ऐसे का ऐसा चलता रहता है। और फिर कुछ जो नौजवान किसान, जो वकील भी थे, वो हाईकोर्ट भी गए बॉर्डरों को खुलवाने के लिए। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस संद आवालिया ने कमेंट करते हुए ये कहा था कि हरियाणा सरकार किसी भी किसान को आगे जाने से नहीं रोक सकती। उन्होंने ये भी कमेंट किया कि सरकार का काम हाईवे बंद करना नहीं, हाईवे खोलना होता है, व्यवस्था बनाना होता है। और उसी में उन्होंने एक सप्ताह का अल्टीमेटम हरियाणा सरकार को दिया था कि एक सप्ताह के अंदर आपको जो ब्लॉकेड है उसको खोलना होगा। हालांकि जो ब्लॉकेड है वो अभी खोली नहीं गई है और कल उस अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। कल अगर देखना होगा कि हरियाणा सरकार खोलती है या नहीं खोलती है, या फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो एक हिसाब से जजमेंट आई है क्या उसकी अनदेखी करती है, ये तो कल पता चलेगा।
लेकिन आज किसान नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसको संबोधित जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किया और स्वर्ण पंदेर भी थे, किसान नेता सुरजीत सिंह फूल भी थे। उसमें किसान नेताओं का साफ कहना है कि उनको जैसे ही रास्ता मिलेगा वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली जाएंगे। किसानों की मांग क्या है आप सबको पता है, एमएसपी पर गारंटी कानून चाह रहे हैं। इस गारंटी कानून से होगा क्या, चाहे प्राइवेट व्यापारी हो या फिर सरकार हो या सरकारी एजेंसी, कोई भी किसानों से एमएसपी से नीचे उनकी फसल नहीं खरीद पाएगा। अगर खरीदेगा तो उसके ऊपर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एमएसपी खरीद पर गारंटी कानून किसान डिमांड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी डिमांड है किसानों की। कर्जा माफ़ी पूरा दाम, ये तो नारा आपने सुना होगा, तो कर्ज माफ़ की भी कह रहे हैं कि किसानों को एक मिनिमम रिलीफ की ज़रूरत है। पंजाब हरियाणा के छोटी किसानी हो या फिर दरमियानी किसानी हो, एक कर्जे के जाल में तो फंसी हुई है। देश की किसानी कर्जे के जाल में फंसी हुई है। उसको एक मिनिमम रिलीफ के लिए एक बार कर्जा माफ़ी की डिमांड भी इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं ये कई सारी मांगे हैं। इसके अलावा बिजली बिल वाला मामला है, पराली वाला मामला है, ट्रैक्टरों वाला मामला है, कई सारे मामले हैं जिनको लेकर किसान सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। इलेक्शन से पहले ज़रूर सरकार ने किसानों से बातचीत की थी, लेकिन अब कोई बातचीत सरकार नहीं कर रही है। मेरे को लगता है कि सरकार को बातचीत के रास्ते खोलने चाहिए और किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, इनको हल कर देना चाहिए। कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है, लेकिन सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ रही है। बहरहाल सभी की निगाहें कल की जो आखिरी एक हिसाब से अल्टीमेटम का आखिरी दिन है उसकी ओर लगी हुई है। क्या सरकार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर की उल्लंघना करती है? अगर नहीं खोलेगी बैरिकेड तो उल्लंघना होगी। अगर खोल देती है तो जो किसान कह रहे हैं कि वो तो अपना सामान समेटकर फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो ये कल दिलचस्प होगा देखना कि किस किस्म का जो रवैया है वो सरकार का भी रहता है और फिर किसान उस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इससे जुड़ी हुई एक खबर की और हम बात कर लेते हैं। वो हम सबको पता है कि नवदीप सिंह जलभेड़ा जो कि जेल में थे, उनकी रिहाई के लिए पंजाब हरियाणा के किसानों ने कल 17 जुलाई को अंबाला के एसपी ऑफिस के घेराव की कॉल दी थी। उसको लेकर आज एक बड़ी अपडेट आ गई है। उस कॉल से पहले ही एक बड़ी अपडेट आ गई है। अपडेट यह आई है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नवदीप सिंह को रेगुलर जमानत दे दी है, यानी कि उनके उस आंदोलन से पहले ही रिहा कर दिया गया है। हम सबको पता है कि 28 मार्च को नवदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ 2 और नौजवान किसान थे। एक तो अनीश खटकर था, उनको जींद से गिरफ्तार किया गया था, और गुरकीरत सिंह थे, अंबाला के ही नवदीप सिंह के साथी थे। उन दोनों को तो छोड़ दिया गया था, लेकिन नवदीप सिंह अभी भी गिरफ्तार थे। उनके साथ जो पुलिस ने टॉर्चर किया वो भी हम सबको पता है कि उनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है। जब वो जेल से बाहर आएंगे तभी वो सारी कहानी सुनाएंगे कि उनको पुलिस ने कितना बुरी तरीके से पीटा है और कितने उनको देख लो, मार्च से लेकर अभी तक वो जेल में बंद हैं। बहुत सारे केस उनके ऊपर लाद दिए गए थे। ये भी कहा गया कि उनके ऊपर शक था कि उनको विदेशी फंडिंग मिली है देश के खिलाफ। तो ये बहुत सारे आरोप नवदीप सिंह जलभेड़ा के ऊपर थे और नवदीप सिंह जलभेड़ा कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे, उनका परिवार कोशिश कर रहा था कि रिहाई के लिए आंदोलन तेज हो। पंजाब हरियाणा के किसानों ने जो दिल्ली अमृतसर रेलवे लाइन है उसको भी ब्लॉक किया। जो राजपुरा के पास एक गांव है शंभू, वहाँ पर वो जो शंभू रेलवे स्टेशन है वहाँ पर किसानों ने ब्लॉक किया था। 1 महीना रोके रखा। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस तेज़ हो रहा था उसके बाद ये कॉल दी गई कि 17 जुलाई को अंबाला के एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और उस घेराव से पहले ही नवदीप सिंह जलभेड़ा को आज जमानत दे दी गई है। हम सबको पता है कि नवदीप सिंह जलभेड़ा वो नौजवान हैं जिसने अपनी मिट्टी का सौदा नहीं किया, और मिट्टी का सौदा ही नहीं किया बल्कि उन्होंने एक हिसाब से अपनी मिट्टी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। 2020-21 का किसान आंदोलन हो, लोग तो चलो उनको 2020-21 के किसान आंदोलन से जान रहे हैं जब उन्होंने वो छलांग लगाई थी। मैं उस समय मौके पर मौजूद था, गवाह था, मैं वीडियो बना रहा था। वो हमारी वीडियो भी पूरी दुनिया ने देखी जब नवदीप सिंह ने वाटर कैनन का मुंह मोड़ के उसको बंद करके और फिर ट्रॉली में छलांग लगाई। वो वीडियो सब आप तक पहुंची। वो वीडियो हमने ही बनाई थी, हम मौके पे मौजूद थे। हम नवदीप को उससे थोड़े से पहले से जान रहे हैं। बेसिकली अंबाला इलाके में उस किसान आंदोलन से पहले 2019 की बात है, 18 की बात है, अंबाला इलाके में फसल खराब हुई थी। वो जिनको पंजाबी में गड़े कहते हैं, हरियाणवी में ओले कहते हैं। तो ओलों की मार से, गड़ों की मार से अंबाला इलाके में फसलें खराब हुई थी और उसी को लेकर ये नवदीप सिंह, इनके पिताजी जय सिंह, ये सब उस समय सरगर्म हुए थे और उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़के किसानों को मुआवजा दिलवाया था। उसके बाद 2020-21 का आंदोलन आप सब ने देखा ही होगा।
और उसमें उस लड़के का जो योगदान था वो सब आपने देखा। 2022 में जीरा फैक्ट्री आंदोलन हो या फिर और भी पंजाब में कोई भी आंदोलन चले हो, 2023 में जितने भी आंदोलन रहे हों, 24 में अब ये जो आंदोलन चल रहा था, ये आप देखिए हर जगह पे नवदीप सिंह जलभेड़ा मौजूद रहे हैं और यही बात पुलिस को खटक रही थी और इसी चीज़ को लेकर नवदीप सिंह जलभेड़ा की गिरफ्तारी की गई और अब फाइनली उनको आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कल जो किसान हैं वो अंबाला के एसपी ऑफिस में इकट्ठा तो होंगे, लेकिन कल वो उसको विजयी मार्च में तब्दील कर देंगे, उसमें घेराव की बजाय, और उसमें फिर वो पूरा अनाज मंडी के आसपास और वहाँ पूरे इलाके में वो फिर विजयी मार्च निकालेंगे कि हमारा लड़का रिहा हो रहा है। सारे किसान सेलिब्रेट करेंगे उसकी खुशी को। तो ये एक अपडेट किसान आंदोलन से जुड़ी थी, वो भी मेरे को लगा बहुत ज़रूरी है कि आप तक पहुंचा दी जाए और इसके लेकर हमने भी काफ़ी एफर्ट किए। मैंने जो पंजाबी रेडियो यूएसए है उस पर भी नवदीप सिंह जलभेड़ा के लिए इंटरव्यू किए, उनके जो तेजवीर सिंह है उनका इंटरव्यू चलाया, उनके माता पिता की भी बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चलाई। लगातार हम ट्वीट कर रहे थे, रिपोर्टें कर रहे थे, लिख रहे थे बार बार, ताकि लोगों की मेमोरी में उस लड़के के बारे में रहे, उस लड़के का ने जो योगदान दिया है उसके बारे में लोगों को बराबर जानकारी मिलती रहे। तो ये जानकारी उसके केस में थी, तो ये मैंने आज आप तक पहुंचा दी है। अब हम अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, हम सबको पता है कि 2 महीने बच गए हैं। कल मैंने अपडेट दी थी कि दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी हरियाणा मांगे हिसाब नाम से एक यात्रा शुरू कर दी है और कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के मोड में आ गई है। इलेक्शन के मोड में तो बीजेपी भी आ गई है हरियाणा में, और हरियाणा में बीजेपी ने भी अपने अलग अलग कार्यक्रम रखने शुरू कर दिए हैं। आज इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में मौजूद थे। हरियाणा में कहाँ पे? अहिरवाल इलाके में, महेंद्रगढ़ जिले में। और उन्होंने अपने जो आज भाषण दिया वो ओबीसी को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को देना चाहती है। और उन्होंने ऐसा किस लिए किया? इसलिए किया, एक तो वो जो हिंदू मुसलमान की पोलराइजेशन हरियाणा में वो कर सके, दूसरा बीजेपी अब की बार ओबीसी समुदाय पर दांव खेल रही है, क्योंकि हम सबको पता है जो जाट समुदाय है वो बीजेपी के खिलाफ है, मुसलमान समुदाय बीजेपी के खिलाफ, और जो सिख समुदाय है वो भी बीजेपी के खिलाफ है, तो और दलित समुदाय भी एक हिसाब से बीजेपी के खिलाफ है। इसलिए बीजेपी एक नया गणित हरियाणा में सोच रही है। उसको लग रहा है कि वो ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और ओबीसी, इन 4 समुदायों को एकजुट करके कहीं ना कहीं इलेक्शन जीत सकती है। और बीजेपी को यह भी लगता है कि शहरी समुदाय में भी उनकी अच्छी पकड़ है और शहरों में भी उनकी जीत होगी, और गांव से अगर उनको ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और एक हिसाब से कहें कि ओबीसी वर्ग की वोटें मिल गई तो गांव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसीलिए अमित शाह ने आज ओबीसी आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया और कांग्रेस को ओबीसी आरक्षण विरोधी बताया। ये भी कहा कि इंदिरा गांधी ने जो मंडल की रिपोर्ट थी 1980 में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तो बहुत सारी बातें आज कहीं ना कहीं अमित शाह ने अपने रैली में की हैं, और उन्होंने खास तौर पर ओबीसी वर्ग का बार बार नाम लेकर कांग्रेस को विरोधी बताकर और मुसलमानों को दे देने की बात कहकर कई सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश की है। वो हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन भी करना चाहते हैं और ओबीसी को एक हिसाब से इकट्ठा भी करना चाहते हैं बीजेपी के पक्ष में। बाकी जो एक अपडेट ये है कि जो यात्रा कल दीपेंद्र हुड्डा की चली थी वो कल करनाल में थी, आज यमुनानगर में रही, और अब जो कल का जो पड़ाव रहेगा उस यात्रा का वो रहेगा पानीपत के आसपास। तो ये यात्रा बेसिकली वो शहरों में ज़्यादा निकाल रहे हैं। कल भी वो शहर में थे, आज भी शहर में। शहरी मतदाता को कांग्रेस हरियाणा में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे पास जो ग्रामीण मतदाता यानी कि किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी वोटें तो हम खींच रहे हैं, अगर जो शहरी मतदाता उसको भी हमने खींच लिया तो बीजेपी को हम बिल्कुल निचोड़ देंगे। ये स्ट्रेटजी कांग्रेस अपना रही है, और इसी स्ट्रेटजी के तहत जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो शहरों में ही अपनी यात्राएं कर रहे हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार से आई। बिहार में जो विकासशील इंसान पार्टी है उनके जो नेता हैं मुकेश सैनी, ये बात याद रखिए कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़े नेता हैं। जैसे पंजाब में हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी है, ऐसे मुकेश सैनी की अति पिछड़ा वर्ग में खासी इज्जत है बिहार में। उनके पिताजी की आज हत्या कर दी गई है और दरभंगा में उनके मकान में वो मरे हुए पाए गए हैं। इसको लेकर देश की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी है। अमित शाह ने मुकेश सैनी को फ़ोन भी किया और पूरी घटना की जानकारी भी ली, और लगातार बिहार में इसको लेकर आंदोलन भी हो रहे हैं और बहुत सारे सवाल नीतीश कुमार के ऊपर उठाए जा रहे हैं। बिहार के मामले में एक नारा है जंगल राज का।
जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होते थे तो उनके कार्यकाल में जब ये सब होता था, ऐसी घटनाएं होती थी तो जंगल राज कहा जाता था। अब नीतीश कुमार के पूरे मामले में भी, जब नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है इसमें भी इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं, तो बहुत सारे पत्रकार उस जंगल राज शब्द को दोबारा से निकाल कर लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखो बिहार में जंगल राज चल रहा है। अब हम अगली खबर की बात करते हैं। महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी वहां पर हिंदू मुसलमान करना चाहती है और बीजेपी को एक बड़ा झटका महाराष्ट्र में मिला था। हम सबको पता है कि उनको बुरी हार हुई थी इन लोकसभा चुनाव में। उसे पार पाने के लिए वहां पर हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रही है और उसी कड़ी में कोल्हापुर में हिंदू संगठनों ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की है। वहां पर उस मस्जिद की मीनारें भी गिराई, उसमें जाकर एक भगवा झंडा भी लहरा दिया गया और इसमें एक पूर्व सांसद हैं वहां के जो बीजेपी से एफिलिएटेड हैं, वो इस पूरे मोर्चे को लीड कर रहे थे। तो आप मान के चलिए कि जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो ऐसी घटनाओं में डायरेक्टली इन्वॉल्व दिख रहे हैं हमें इन सब मामलों में। और कोल्हापुर एक सेंसिटिव इलाका है क्योंकि कोल्हापुर के आसपास सारा देहाती इलाका भी है, एक बड़ा सांगली वाला है, सोलापुर वाला है और ये जो पूरी बेल्ट है पुणे तक जाती है, बहुत बड़ी बेल्ट है और इस पूरे में अगर वो पोलराइजेशन कर लेती है और ये इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पे कांग्रेस मजबूत बन के उभरी है, तो कांग्रेस को डेंट मारने के लिए बीजेपी वहां पर हिंदू मुसलमान कर रही है और मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पे लगातार बीजेपी हमले करवाती रही है। मैंने बहुत सारे आपको घटनाएं बताई हैं। मैं अगर इसको थोड़ा सा 1980 से शुरू कर लें तो हम सबको पता है कि पहले इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन चलाया। उस जब इन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा दी उस समय इन्होंने नारा दिया कि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, यानी कि काशी और मथुरा में भी कहीं ना कहीं मस्जिदों पर ये कब्जा करना चाहते थे और मथुरा में भी इन्होंने कहीं ना कहीं कृष्ण जन्मभूमि लेकर के आंदोलन को लेकर बहुत सारी चीज़ें छेड़ रखी हैं। और काशी में हम सबको पता है कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद थी उसमें इन्होंने मूर्तियां रख दी थी और कोर्ट से भी ये ऑर्डर आ गए कि स्टेटस को लागू किया जाए। और स्टेटस को में क्या लागू किया जाए कि मूर्तियों की पूजा होनी चाहिए। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद में आजकल ये पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया। देश के कई इलाकों में इन्होंने मस्जिदों में तोड़फोड़ की, कईयों की मीनारें गिरा दी, कईयों में कब्जे कर लिए हैं। तो ये लगातार जारी है और महाराष्ट्र में ये मॉडल इसलिए अपनाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बाद महाराष्ट्र में ये लोग इलेक्शन में जाने वाले हैं। बगैर हिंदू मुसलमान किए बीजेपी को वहाँ पर वोट नहीं मिलने वाले, इसलिए वहाँ पर ये कम्युनल हेटेड, कम्युनल माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज की मुख्य खबरें थी। बाकी एक खबर ऐसी है जिसका कल मैंने आपको जिक्र किया था, उसकी आज अपडेट देता हूँ। एक खबर कल मैंने आपको बताई थी कि अमृतपाल सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर को ये कहा है कि 22 जुलाई से जो मॉनसून सेशन हो रहा है उसमें उनको भाग लेने दिया जाए और सिक्योरिटीज़ का इंतजाम किया जाए और जो ज़रूरी प्रक्रिया है उसका इंतजाम किया जाए। वो चिट्ठी उन्होंने जो डिब्रूगढ़ जेल एसपी हैं उनके मार्फत, उनके थ्रू लिखी थी, वो ओम बिरला तक पहुंच गई है और इसकी जानकारी पब्लिक में जो उनके वकील हैं राजदेव सिंह खालसा उसके थ्रू आई है और कहीं ना कहीं उस चिट्ठी का जिक्र बहुत सारी जगह पे हो रहा है। आज इंडियन मीडिया ने भी उस चिट्ठी को अपने खबरों में जगह दी है। तो ये अपडेट कल मैं आपको नहीं बता पाया था, तो ये अपडेट भी आज मैं आपको दे देता हूँ। तो जो भाई अमृतपाल सिंह हैं वो 22 जुलाई से होने वाले मानसून सेशन में इंडियन पार्लियामेंट के इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।